नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट है जो आगामी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है या जीआईसी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। दोस्तों, 125 क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ 125 क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीटी जो होता है, यूपी पीजीटी, उसमें जो है 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 125 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं उस पे जो है आपका सिलेक्शन तय होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच उक्त कथन किसका है? ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, जे ब्राइस, पी जेने, आइवर ब्राउन, एलेक्सीदर टाकविल। तो आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए मैं इसको केवल टिक करूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे ब्राइस। राजनीति के विशुद्ध सिद्धांत की धारणा किसने दी है? तो राजनीति के जो विशिष्ट सिद्धांत की धारणा जो है, विशुद्ध सिद्धांत की धारणा, वो बी जुएनल ने दी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद का कौन सा सिद्धांत आर्थिक एवं राजनीतिक एकीकरण पर दबाव बनाने के लिए छलकने की भूमिका पर बल देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नौफलनवाद। अगला प्रश्न है, ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट ओ कोहन की यह पुस्तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एनपीटी वर्ष में अस्तित्व में आया। तो एनपीटी जो है 1968 में साइन हुआ था और 1970 में लागू हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो 73वां शिखर सम्मेलन जो है मलेशिया में हुआ था, 14वां शिखर सम्मेलन क्यूबा में हुआ था, 15वां मिस्र में हुआ था और 16वां ईरान में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ गुट निरपेक्षता की नीति का मौलिक प्रवर्तक रहा है? तो मिस इंडोनेशिया युगोस्लाविया रहा है, मोरक्को नहीं रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह आसियान के देश सदस्य देश हैं? थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया। थाईलैंड, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, भूटान। ये नहीं है तीनों, ठीक है। ये जो है ग्रुप जो है, ये जो है आपका आसियान के सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? तो इसमें सभी नाम दिए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के लिए ब्यूनस आयर्स की कार्य योजना बापा प्लस 40 निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है दक्षिण दक्षिण सहयोग से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 1927 में नेहरू ने उत्पीड़ित लोगों की कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने कई अन्य देशों के राष्ट्रवादी नेताओं से मुलाकात की। यह कांग्रेस कहां आयोजित की गई थी? तो ये जो है ये ब्रुसेल्स में आयोजित की गई थी, ब्रुसेल्स। राइट आंसर हो जाएगा बी। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जे एफ कैनेडी थे, जे एफ कैनेडी। राज्य की उत्पत्ति का पितृ सत्तात्मक सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो हेनरी मैन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी, हेनरी मैन। और लास्की जो है ये जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के बहुलवादी सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख कहां है? अल्पसंख्यकों का जो अधिकारों का उल्लेख है वो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर राष्ट्रीय समझौता में है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, निर्णय करने के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व शर्त नहीं है? तो जन सहभागिता है, संवैधानिकता है, विचार विमर्श है, सर्वसम्मति नहीं है। क्योंकि अगर हर मैटर पे सर्वसम्मति बनाया जाने लगा तो कोई भी डिसीजन नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य से संबंधित बहस के संदर्भ में वे विद्वान जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य कुछ मामलों में मजबूत और कुछ मामलों में कमजोर हो रहे हैं कहलाते हैं? तो परिवर्तनकारी। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में वैश्वीकरण की बहस के 4 आयाम क्या हैं? तो जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में वैश्वीकरण की बहस की जाती है तो इसके जो 4 आयाम है, एक तो अंतरराष्ट्रीयकरण है, एक जो है तकनीकी क्रांति है, एक विक्षेत्रीकरण हो जाता है और उदारवाद जो है कंप्लीटली लागू हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न है, विश्व में ऊर्जा सुरक्षा की स्थिरता हेतु निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के निर्माण हेतु भारत ने पहल की थी? तो भारत ने जो है, आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का जो है निर्माण करने में फ्रांस के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। हेड क्वार्टर कहां है इसका? गुरुग्राम में है इसका हेड क्वार्टर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित व्याख्या के 3 तत्वों में से निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है? तो भौतिक जीविता का शामिल किया है, स्वाधीनता को शामिल किया है, आर्थिक निर्वाह को शामिल किया है, सुरक्षा को शामिल नहीं किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो शांति की नीति है, शांति प्रिय साधनों की नीति है, पंचशील भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर, सभी विशेषताएं हैं। भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण है जो है भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियार के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? तो कार्यकारी परिषद जो है, एक्जीक्यूटिव काउंसिल जो है प्राधिकृत कर सकती है, ऑथोराइज कर सकती है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड कोष की स्थापना की थी? तो यह हो जाएगा राजीव गांधी ने जो है अफ्रीका फंड कोष की स्थापना की थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत और चीन ने किस वर्ष पूर्व राजनयिक संबंध किए? तो 1962 के युद्ध के बाद 1976 में जो है पूर्व राजनयिक संबंध स्थापित हुआ भारत और चीन के बीच। भारत का प्रथम आणविक सिद्धांत औपचारिक रूप से कब आया? इसको आप कह सकते हैं कि फर्स्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कब आया? तो फर्स्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कब आया था? जनवरी 2003 में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रणनीतिक और विदेश नीति के मुद्दे का वैचारिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो आप जानते हैं कि विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा नई दिल्ली में जो है रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हनी प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तो हनी जो ये लोक प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट है 1967 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, कभी भी जब कूट का ऑप्शन हो तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि कौन आपको आ रहा है। तो आप देखिए, जो लूथर गुलिक है उन्होंने पोस्ट कॉर्प सिद्धांत दिया है, यानी कि संगठन के आधार का सिद्धांत दिया है। तो गुलिक का जब 4 मिलाएंगे यानी कि सी का 4, तो इसमें आप देखिए सी का 4 यहां पे भी है, सी का 4 यहां पे है, तो यहां से काम नहीं चलेगा। साथ ही साथ देखेंगे चेस्टर बर्नार्ड जो है, ये फंक्शन ऑफ एक्जीक्यूटिव इनकी पुस्तक है। क्या है? फंक्शन ऑफ एक्जीक्यूटिव। तो चेस्टर बर्नार्ड को जैसे ही मिलाएंगे ए का 3 यहां पे आ गया, ए का 3 और सी का 4 देखिए यहां मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? सरकार किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाओं एवं सूचनाओं का बेहतर, ये भी सही है, ये भी सही है, कागज रहित कार्यालय, ये भी सही है, पारदर्शिता आती है, ये भी सही है। तो सभी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पोस्ट कार्प सिद्धांत प्रबंधकीय कार्यों के संदर्भ में किससे संबंधित है? तो पोस्ट कार्प सिद्धांत आपको मैंने अभी बताया कि ये लूथर गुलिक से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेसेस फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? लेट मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, एक जो कंसेप्ट है ना उदारवाद का, उसी तरह लेसेस फेयर जो है आर्थिक क्षेत्र में कंप्लीट जो है मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहते हैं का सिद्धांत किससे प्रभावित है? तो स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से संबंधित है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से विशेषकर केवल कार्यपालिका पद से संबंधित कार्यों को समाहित किया गया है? लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से विशेषकर केवल कार्यपालिका पक्ष को शामिल किया गया है। तो ये जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का जो इंटीग्रल व्यू है, यानी कि एकीकृत जो मानवीय दृष्टिकोण है, एकीकृत दृष्टिकोण, और एक होता है ब्रॉडर दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, जिसमें जो है हम चपरासी से लेके ऊपरी लेवल के प्रशासन के सभी लोगों को शामिल करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? व्यापक दृष्टिकोण कहेंगे। ठीक है, और इंटीग्रल दृष्टिकोण हम ये कहते हैं कि केवल जो है ऊपर वाले जो लोग होते हैं प्रशासन में, जो बड़े पदों पर होते हैं, केवल उनको हम शामिल करते हैं। तो एलडी वाइट जो है वो एकीकृत पद जो पक्ष है उसके समर्थक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे बी हो जाएगा। इसका मतलब हुआ लूथर गुलिक, डब्ल्यूएफ विलोबी, ये जो है ये आपके व्यापक दृष्टिकोण के, लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं, प्रशासन का जो सिद्धांत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक रिक्स के साला मॉडल में कलेक्ट किसे कहते हैं? निचले स्तर की नौकरशाही जिसे आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं है,
वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 33 का सी। अगला प्रश्न, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो आप जानते हैं कि ये जो है एलन सिघवी ने सबसे पहले जो है लोकपाल शब्द को दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। हार्थन प्रयोगों ने एक गतिविधि का पथ प्रस्तुत किया जिसे निम्नांकित नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है सार्वजनिक चयन उपागम, ऑप्शन बी है वेबरेनियन उपागम, पार्केशन उपागम, प्रबंधीय संबंधीय मानवीय उपागम। तो आपको बता दें कि ये जो है जो हार्थन प्रयोग है वो प्रबंधनीय संबंधी जो मानवीय उपागम है उससे संबंधित है। ठीक है, ये लोक प्रशासन का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत है और एल्टन मेयो ने जो है हार्थन प्रयोग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, नियंत्रण के क्षेत्र का कौन सा सिद्धांत मौलिक रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन में लागू किया गया था? स्वास्थ्य, शिक्षा, अभियांत्रिकी। तो इसमें जो है किसमें लागू किया गया था है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सेना में। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 दिसंबर, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, वो 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ए। संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% आरक्षण निर्धारित किया गया? तो आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आया था। इसी तरह जो है 74वां संविधान संशोधन जो है वो शहरी निकाय से संबंधित है। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का क्या हो जाएगा? सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पश्चात स्थानीय शासन निकाय निर्माण का पहला प्रयास था स्थानीय शासन निकाय का। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो 39 का ए इसका सबसे राइट आंसर है। 1952 में सबसे पहले इसकी शुरू की गई थी। इन सभी योजनाओं के फेल होने के बाद जो है राष्ट्रीय सेवा विस्तार योजना भी चलाया गया था 1953 में। ठीक है, उसके बाद जो है जाके पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम स्तर पर लोगों की आम सभा है? तो ग्राम सभा जो है गांव स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में आती है जो आम सभा है। तो 40 का क्या हो जाएगा? यहां पे 40 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यहां पे देखिए एक नीचे प्रश्न छूट गया है, निम्नलिखित में से किसके तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद ही किसी एग्जाम में पूछा गया हो। तो आपको बता दें कि जो मतदाताओं को चुनाव में पहचान पत्र देने की परंपरा है ये 1958 के जन प्रतिनिधित्व कानून से आया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न देशों में से किस एक के प्रयास में ही सार्वभौमिक मताधिकार अपना लिया गया? तो आप जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में भी महिलाओं को तुरंत अधिकार नहीं दिया गया था, यूएसए में भी नहीं दिया गया था। भारत में जो है तुरंत जो है संविधान लागू होते ही सार्वभौम में मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्षों में आप जानते हैं कि आर्टिकल 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे सी। पॉलिटिक्स इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? रजनी कोठारी की पुस्तक है पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। किसने कहा कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है बल्कि इसलिए कि वे कुछ कर नहीं सकते? तो निर्धन निर्धन है, अमर्त्य सेन ने कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग के निर्माण पर फोकस किया जाए तभी जो है निर्धनता समाप्त की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूं। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए क्योंकि यह भारत और हमारे राष्ट्र के विरोध भारी चुनौती है। यह कथन किसका है? यह भी अंबेडकर का नहीं बल्कि महात्मा गांधी का कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार किसको कहा जाता है? तो एडवोकेट जनरल को जो है विधिक सलाह कहते हैं और आर्टिकल 165 के तहत जो है एडवोकेट जनरल का पद है, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है आर्टिकल 76 के तहत है। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के अंदर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 109 में किया गया है धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया का वर्णन। अगला प्रश्न है, संसद समितियों की संरचना किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य सचेतक के द्वारा मिलकर की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 डी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी।
निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक रूप में परिभाषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, केसी वियर। अगला प्रश्न है, एक कानूनी कार्यवाही जिसके दौरान किसी व्यक्ति के किसी पद पर सरकारी विशेषाधिकार का चुनौती देने के अधिकार को चुनौती दी जाती है, तो अधिकार परीक्षा, क्यों ओरांटो, व्हाट इज योर राइट, अधिकार परीक्षा का रीट है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो राज्य के निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, कोहिलो केस भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कोहिलो केस है ये 2007 का केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। उसने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कोई भी कानून जो है जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर नहीं है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको भी चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा राइट आंसर सी, 9वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? तो आप जानते हैं कि रावी नदी के तट पे 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें पहली बार यह डिसीजन किया गया कि जनवरी 1930 में 26 जनवरी के दिन जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, इसलिए जो है इस दिन को ही अपनाया गया संविधान लागू करने की तिथि। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो महारानी की घोषणा 1878 को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की कितनी प्रक्रियाएं हैं? तो संविधान में संशोधन करने की 2 प्रक्रियाएं हैं जो अनुच्छेद 368 के तहत मानी जाती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया? तो आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर ने इसका बायकॉट किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? तो अंग्रेजों की फुट और राज करो नीति थी ही, विभाजनकारी रीति थी ही, तुष्टिकरण की राजनीति थी ही। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट आंसर। पुनः समझौता इसमें से किस नेता से संबंधित है? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तुलनात्मक राजनीति में प्रयोगात्मक पद्धति का विकल्प क्या है? सांख्यिकी विधि जो है तुलनात्मक राजनीति में प्रयोगात्मक पद्धति का संकल्प है। अब देखिए, अब 63 नंबर क्वेश्चन जो है काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनलिज्म होता है यानी कि संस्थावाद होता है वो औपचारिक वैधानिक नियमों का अध्ययन करता है। तो बी का 1 यहां मिला दीजिए। इसी तरह जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म होता है वो अनौपचारिक नियमों का भी अध्ययन करता है औपचारिक नियमों के साथ साथ। तो डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए डी का 2 एक ही में आया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी का 1। ठीक है, तो इसके आधार पे जो आप मिला सकते हैं ऑप्शन आसानी से। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सामूहिक उत्तरदायित्व है यहां पे। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? भारत में लिया नहीं गया है, भारत में प्रचलित है। इसी तरह मत संग्रह का यहां मतलब है रेफरेंडम। ठीक है, रेफरेंडम कहां होता है? ये होता है स्विट्जरलैंड में होता है। उसी तरह यथोचित विधि प्रक्रम, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये जो कहां से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखिए सी का सबसे पहले मिलाइए 4। तो सी का 4 एक ही में मिल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो आपको बता दें कि पॉलीआर्की जो है, पॉलीआर्की रॉबर्ट डहल से संबंधित है। गुणतंत्र का लॉ नियम जो है रॉबर्ट मिशेल से संबंधित है। कमजोर लोकतंत्र जो है ये जो है बेंजामिन बार्बर से संबंधित है। और बहुमत की तानशाही टाकविले से संबंधित है। ठीक है, तो आप मिलाइए, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, सी का 1। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? तो लॉबी प्रचार जो है, राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो संगठन है, अवैधानिक साधनों का प्रयोग जो है ये नहीं है, जबकि लोकतंत्र में विश्वास है, वैचारिक एकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना। तो आप जानते हैं कि दबाव समूह केवल दबाव बनाते हैं, अपने हित को पूरा करते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ते। तो सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना ये बिल्कुल गलत है। तो ए नंबर जो है बिल्कुल गलत है, यहीं से सीधे उत्तर मिल गया। तो 68 का क्या हो जाएगा? ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, सूची प्रणाली नहीं है, सूची प्रणाली है,
सीमित मत प्रणाली भी है, और सार्वभौमिक वत मताधिकार जो है ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सार्वभौमिक मताधिकार। यह किसने कहा है कि एक व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति के रूप में कार्य करती है? तो एक व्यवस्थापिका जनता के शिकायतों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, यह कहा है केसी वियर ने। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं कि पूरा प्रश्न एक ही साथ, तो आप जो है टारगेट विद नीतीश का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो आप जानते हैं कि यहां देखिए, राज्य अध्यक्ष के प्रति, लोकसभा के प्रति, स्पीकर के प्रति, ये बिल्कुल गलत है। न्यायपालिका के प्रति, विधायिका के प्रति यहां पे सबसे सटीक उत्तर होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि स्पीकर के प्रति। तो इसलिए यहां सबसे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, विधायिका के प्रति। तो 71 का क्या नंबर हो जाएगा, डी नंबर। किस राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसी भी काम करती है? तो यहां पे क्या प्रश्न है, किसी राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसे भी काम करती है? तो ये हो जाएगा चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 72 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की संसद सब कुछ करने में सक्षम है सिवाय औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने में, निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये डी लोम्बे का कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से क्या फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता है? तो द्विमत प्रणाली, अर्ध अध्याक्षात्मक प्रणाली, सी द्विसदनात्मक संसद, और डी है संघवाद। तो ये 74 जो है ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें संघवाद की विशेषता उसकी विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ये किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होनी चाहिए परंतु उनमें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? ये जो कथन है ये हो जाएगा डाइसी, एवी डाइसी का कथन हो जाएगा बी। अब देखिए अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो अब पहले देख लेते हैं, यहां पे बहुत ईमानदारी से आपको मिलाना होगा। जैसे संसदीय संघीय रिपब्लिक, संसदीय भी है और संघीय भी है, तो संसदीय और संघीय रिपब्लिक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत। इसी तरह संसदीय एकात्मक राजतंत्रात्मक, तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अध्यक्षीय और संघीय रिपब्लिक यूनाइटेड किंगडम, संसदीय कम अध्यक्षतम एकात्मक रिपब्लिक ज्यादा, ये हो जाएगा। तो ए का यहां पे 2 मिल रहा है, ठीक है, और बी का मिल रहा है 4। ए का 2, बी का 4, तो ए का 2, बी का 4 है लास्ट में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अध्यात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं? राज्य का प्रधान, सरकार का प्रधान, राज्य और सरकार दोनों का। तो राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती हैं? ये होता है द्वितीय सदन किस में होती है? संघीय व्यवस्थाओं में जो है द्वितीय सदन का होना आवश्यक है, क्योंकि इससे राज्यों का रिप्रेजेंटेशन हो पाता है। तो 78 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। संघीय प्राथमिकता सिद्धांत किस देश के संविधान के सर्वोच्च खंड से व्युत्पन्न हुआ है? तो संघीय प्राथमिकता सिद्धांत किस देश के संविधान के सर्वोच्च खंड से उत्पन्न हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, नमनीय है तथा विकसित है। तो 80 का हो जाएगा बी। ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचन शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो ब्रिटिश सदन में जो है लोकप्रिय जो है कॉमन सभा को माना जाता है, कॉमन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 81 का बी। अगला प्रश्न है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं, कथन किसने कहा है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये कथन है गार्नर का। ठीक है, कौटिल्य के लिए रूपदर्शक जो है वो सिक्कों का निरीक्षक को कहता था, सिक्को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिक्कों का निरीक्षक। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक मंडल के रूप में कौटिल्य के संप्रभुता का विचार की संपलक किस रूप में विकसित हुई है? तो ये जो विकसित हुई है ये हुई है सकेंद्रित वृत्त। 84 का क्या हो जाएगा? ए नंबर जो है सकेंद्रित वृत्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक किसने है? जयप्रकाश नारायण ने इसको लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्र का प्रकाशन किया था? तो 1927 में किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। मार्क्सवादी केवल वही हैं जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर के वर्गों की तानाशाही की मान्यता तक ले जाते हैं। ये कथन है क्राटास्की का। राइट आंसर हो जाएगा सी।
कौन नौकरशाह को राज्य की चेतना मानते हैं? कौन नौकरशाह को? तो ये जो है बी, मार्क्स मानते हैं। राल्स के अनुसार एक अच्छे समाज की परिभाषा क्या है? एक न्यायपूर्ण समाज को अच्छा समाज कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग का संप्रभु है, किसने लिखा है? जेएस मिल ने लिखा है ऑन लिबर्टी पुस्तक में। कहां लिखा है? ऑन लिबर्टी पुस्तक में लिखा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। वर्ष 1842 में निम्नलिखित में से कौन सा त्रैमासिक अंग्रेजी प्रकाशन जेरमी बेंथम द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए है द लिबर्टी रिव्यू, द स्पेक्टेटर, द गवर्नमेंट रिव्यू, द वेस्टमिंस्टर रिव्यू। ये प्रश्न एकदम आपको बिल्कुल नया मिल रहा है, द वेस्टमिंस्टर रिव्यू जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंधकारता माना है। ठीक है, और इसमें वो उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी भी है। यह कथन किसका है? वेपर का कथन है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता का विचार जो उन्होंने दिया है, तो ऑप्शन ए है थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी है सैहान बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक और मिल्टन फ्रीडमैन। तो ठीक है, तो आइए मिलाते हैं। तो सबसे पहले ए का जो है 2 हो जाएगा, कानूनों की चुप्पी। ठीक है, थॉमस हॉब्स। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं सी ऑप्शन जो है मिलान कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के रक्षा के अधिकार को केवल संरक्षण से अधिक समुन्नत उपयोग के विचार के रूप में व्यक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के रक्षा के अधिकार को केवल संरक्षण से अधिक समुन्नत उपयोग के रूप में करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 94 के क्या हो जाएगा? बी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले रिपब्लिक हम मिलाएंगे राजनीति का क्षेत्र। ठीक है, तो डी का 2 मिल रहा है, एक ही में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। और जो है आपको आए भी नहीं तभी भी चलेगा, क्योंकि इसमें आपको चयन करना होता है कौन सा आप मिलान कर रहे हैं। अब आप मिला लीजिए, यहां पे ए का 4, बी का 3, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का जो है लास्ट, यहां पे डी का क्या बच गया? यहां पे डी का हो जाएगा प्रेम तत्व की मीमांसा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा डी का 2। डी का तो 2 हो चुका है, ए का जो है 4 हो जाएगा यहां पे। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। किसने कहा है? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो का कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? तो आप जानते हैं कि अरस्तु जो है मास्टर साइंस कहता है पॉलिटिकल साइंस को, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 97 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज की धारणा से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकर्षित किया था? तो जॉन लॉस्की ने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक प्रतिपादन के रूप में पोलियार्की जैसे भी आए रॉबर्ट डॉहल तुरंत मारिए, राइट आंसर हो जाएगा सी, 99 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैकाइबर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन सा संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए? तो मैकाइबर मानता था कि राज्य को साहित्य एवं कला पर नियंत्रण कभी नहीं करना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य जो है दल से श्रेष्ठ होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञापालन के लिए लोगों की समान सहमति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए? ये जो कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये बिलोबी का कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत की एक अन्य विशेषता है, तो मार्क्सवाद जो है अतिरिक्त मूल्य से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 103 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिनायक तंत्र की विशेषता नहीं है? संविधान लोगों को उनको अधिकार देता है, ये बिल्कुल गलत है। संविधान लोगों को अधिकार बिल्कुल नहीं देता। अधिनायक तंत्र में राजा जो होता है उसका उसी का राज्य चलता है, ठीक है, जो तनाशाह होता है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है श्रम के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा सी। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है वह है विधिक संप्रभुता, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल है, यह कथन किसका है? सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल है, यह कथन जो है लॉर्ड ब्राइस का है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं? तो अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है सभी व्यक्तियों को समान रूप से निर्मित मानता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? जीडीएच कोल ने कहा था, राइट आंसर हो जाएगा सी। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह बोशांके का कथन है, राइट आंसर हो जाएगा ए। शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की जैसे ही बात आएगी तो मैक्स वेबर पे जाइए, राइट आंसर हो जाएगा बी। कानून सामाजिक आचरण का नियम करने वाले नियमों का समूह है, यह परिभाषा किसने दी है?
कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। ये जो स्टेटमेंट है ये डिग्वी का कथन है। राइट आंसर हो जाएगा सी। किसने कहा कि बोधा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा? ठीक है, ये जो है सेबाइन का कथन है। राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? किस वर्ग के विचारकों? तो आप जानते हैं कि बोधा, ग्रोशियस और ऑस्टिन। बोधा ने है सबसे पहले संप्रभुता का विचार दिया था। ग्रोशा ने जो है इंटरनेशनल सोवर्निटी की बात की थी और ऑस्टिन ने जो है एकल संप्रभुता की बात की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैविक कानून, नैतिक सिद्धांतों और जनमत की उपेक्षा कर सके। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा तो है, ये है गार्नर की परिभाषा। राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों के घरेलू और विदेशी दोनों के संबंधों में स्वतंत्रता है? तो आप जानते हैं ये संप्रभुता से संबंधित ये है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या होनी चाहिए? वैधानिक होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है विकासवादी सिद्धांत को। सबसे राज्य के उत्पत्ति का सबसे प्रमाणिक सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत को माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। सामाजिक अभियांत्रिकी यानी कि सोशल इंजीनियरिंग शब्द का जब प्रयोग किया जाए, सोशल इंजीनियरिंग शब्द का, तो डायरेक्ट जो है आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कार्ल पॉपर आना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। किसने कहा कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग है? तो ये जो है मार्क्स ही कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 120 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। हॉब्स का ये कथन है। राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो जॉन सीले नहीं मानता राज्य को, ये जो भूभाग को राज्य का निश्चित तत्व। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, राजनीति विज्ञान जो है पावर की बात करता है, दर्शन शास्त्र जो है मन की बात करता है, अर्थशास्त्र जो है व्यापार की बात करता है, और समाज शास्त्र जो है हायरार्की स्तर विन्यास की बात करता है। तो डी का 1, तो डी का 1 एक ही में मिल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यहाँ पे। राइट आंसर बी। अब देखिए राजनीतिक विज्ञान बी का 3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है, बिल्कुल। व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है, सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों है, राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत निर्जाति केंद्रीय है, विशेषकर पश्चात लोकतंत्र ध्यान करती है। ये वाला जो कथन है ये गलत है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र का वो भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ये कथन किसने कहा है? तो पॉल जॉनेट का कथन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये रहा प्रैक्टिस सेट 3 जिसमें हमने 125 क्वेश्चन को देखा। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल पे इस एपिसोड का जो है PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।